आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2। पेपर 1 बहुत अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 13 तक लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पेपर 1 नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर अलग से भी प्लेलिस्ट बना हुआ है पेपर 1 का, वहां से देख सकते हैं। हम लोग अब पेपर 2 चालू कर दिए थे और उसका इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था। इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने सारे चैप्टर्स के नाम देखे थे, मतलब टॉपिक्स के नाम हम लोग देखे थे। अब ये चैप्टर हम बोले थे कि अपने अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, किसको आगे पढ़ना है, किसको मतलब किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है, ये हम लोग निश्चित करेंगे कैसे पढ़ेंगे। तो वही सबसे पहले हम लोगों को रोमन साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रोमन साम्राज्य के पतन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ये भी तो पढ़ेंगे तो रोमन साम्राज्य की उत्कर्ष कैसे हुआ, रोमन साम्राज्य क्या शुरू से ही इतना बड़ा था या कैसे विकसित हुआ, क्या हुआ भारत में, आप साम्राज्य को आगे बढ़ते हुए कैसे देखते हैं। सबसे पहले शुरू में वैदिक सभ्यता था, और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था, और ग्रामीण सभ्यता से ही महाजनपद काल उत्पन्न हुआ, और महाजनपद काल से ही मगध का उत्कर्ष हुआ, और मगध के समय 16 को अन्य महाजनपद थे, और कैसे एक छोटा सा मगध बाकी 16 महाजनपद को अपने अंदर समेट लिया। कैसे? क्योंकि राजा योग्य थे, उनके हथियार योग्य थे, योग्य सेनापति मिले, सब कुछ बढ़िया मिला। और यहाँ पर मगध में, जो कि पाटलिपुत्र राजधानी था, इससे पहले मगध की राजगिरी और वैशाली भी राजधानी रह चुका था, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अच्छा जंगल था जहाँ से रथ बनाए जा सकते थे, और हाथियाँ यहाँ पर हाथियों का बहुत बड़ा, मतलब भंडार कह सकते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र था हाथियों का। तो हाथियों से भी युद्ध लड़वाया जाता है, जिसके कारण मगध साम्राज्य इतना विस्तृत हो पाया। ठीक वैसे ही रोमन साम्राज्य कैसे विकसित हो पाया, क्या इसकी कहानी अलग होगी? बिल्कुल नहीं अलग होगी, इसकी कहानी भी ऐसी ही होगी। कोई भी बड़ा साम्राज्य उत्पन्न जब होता है, समझ लो ये वो छोटा से बड़ा उत्पन्न होता है। ये नहीं कि पहले पूरा बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं, छोटा से वो बड़ा उत्पन्न होगा और बड़ा से फिर नीचे आएगा। मतलब जिंदगी ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रोमन साम्राज्य के बारे में नहीं, रोम के बारे में सबसे पहले देखते हैं। रोम वर्तमान में इटली की राजधानी है। रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी। तो क्या हम अगर रोम के हम इतिहास पढ़े तो सिर्फ इटली के ही इतिहास पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। रोम इटली से बहुत बड़ा था। इटली जो वर्तमान में आप इटली का मैप देखते होंगे, नहीं, रोम इससे भी बड़ा, मतलब रोम इससे भी बहुत ज़्यादा विस्तृत फैला हुआ था। जब जूलियस सीजर जब राजा बना था ना, बहुत खतरनाक राजा था वो रोमन साम्राज्य को यूरोप के मैक्सिमम हिस्सा रोमन साम्राज्य में उसने मिला लिया था। तो वही रोमन साम्राज्य की थोड़ा उत्पत्ति देख लेते हैं, उत्पत्ति कैसे हुई। तो रोमन साम्राज्य की उत्पत्ति, रोमन साम्राज्य सबसे पहले एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में उत्पन्न हुआ। कैसे हुआ? एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में उत्पन्न हुआ। और ये कब उत्पन्न हुआ ग्रामीण सभ्यता के रूप में? 1000 ईसा पूर्व में। 1000 ईसा पूर्व में ये ग्रामीण सभ्यता के रूप में उत्पन्न हुआ। तो भारत में उस समय क्या हो रहे होंगे? 1000 ईसा पूर्व में भारत में क्या हो रहे थे? तो भारत में उस समय चल रहा था वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में भी ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच चला, और 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच उत्तर वैदिक काल चला। यानी 1000 जो ईसा पूर्व था, इसमें दोनों काल थे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का अंत हो रहा था और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हो रही थी। तो आपके मन में सवाल होगा, क्या ये वैदिक काल वाले लोगों ने ही ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल बांटा? बिल्कुल नहीं, ये हम लोगों ने बांटा। अपने सुविधा अनुसार समय को भी हम लोग बांट देते हैं, हर चीज को हम बांटते हैं। हम मनुष्य है ना, अपने सुविधा के लिए किसी को भी बांट देते हैं। एक बहुत अच्छी पंक्ति हमको याद आ रही है कि इस धरती को बांटा चांद सितारों का क्या होगा। इस धरती को बांटा चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। तो ऐसे ही हम अपने सुविधा अनुसार किसी को भी बांटने के लिए तैयार होते हैं। समय हो, नदी हो, पहाड़ हो, झरना हो, सब कुछ बांट देंगे। इंसानों को भी बांट देते हैं। कैसे इंसानों को बांट देते हैं? आप सुने भी होंगे कि आप, या मूवी में भी देखे होंगे, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी शादियां हो जाती हैं, तो माता पिता के रखने के लिए सबसे किसके पास माता पिता रहेंगे? तो पता चलता है कि माँ को 2 बेटे हैं, तो एक बेटा माँ को रख लिया है और एक बेटा पिताजी को भी रख लिया। तो बताइए, इंसानों को भी हम बांट देते हैं। अपने सुविधा के अनुसार किसी को भी बांटने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उस समय की ये 1000 ईसा पूर्व में ये एक ग्रामीण, ये ग्राम के रूप में यानी गांव के रूप में उभरा। अब गांव के रूप में उभरा कहाँ पर, ये भी देख लेते हैं कि ये गांव के रूप में कहाँ पर उभरा।
तो थोड़ा इसके बारे में रोमन साम्राज्य के यहाँ उत्कर्ष लिख देते हैं। रोमन साम्राज्य का उत्कर्ष, साम्राज्य का उत्कर्ष, उत्कर्ष। अब इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि कहाँ पर था रोमन साम्राज्य का। परिचय देख लेते हैं कि कहाँ पर ये रोमन साम्राज्य था। ये टाइबर नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे था ये रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य टाइबर नदी के किनारे था। अब ये सुनकर आपको लगा होगा कि सारे जो साम्राज्य थे वो किसी न किसी नदी के किनारे ही क्यों हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के और सिंधु के सहायक जो और नदियाँ थी, और 6 जो नदियाँ थी उनके किनारे हुए। और भी बहुत सारे सभ्यता जो भी उत्पन्न आप देखते होंगे, या कोई बड़ा साम्राज्य मगध साम्राज्य ये भी नदी के किनारे, या बड़े शहर भी नदी के किनारे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर काल में ये होगा। इतिहास अपने आप को ये बताता है कि आप पानी और यानी नदियों और समुद्रों से आप दूर नहीं हो सकते। कोई भी बड़ा शहर या कोई भी बड़ा आप इस समय का वर्तमान का शहर देख लीजिए, किसी न किसी नदी के किनारे ही होंगे। क्यों? नदी या समुद्र के किनारे ही होंगे, क्योंकि इस समय फैक्ट्री लगाना है, फैक्ट्रियों के लिए चाहिए पानी, और पानी आपको मिलेगा नदी या समुद्र से। और एक बात, फैक्ट्रियों का कचरा कहाँ बहाइएगा? वो भी नदी या समुद्र में बहाया जाता है। तो नदी और समुद्र से दूर कैसे रहिएगा? और प्राचीन समय में भी यही होता था कि उनकी पानी की ज़रूरतें पूरा करनी होती थी। और मेन ट्रांसपोर्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्ट कहाँ से? आप जो भी सामान बनाएंगे व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र चाहिए होता है, नदी समुद्रों से मिली हुई होती है। तो पहले तो ट्रांसपोर्ट नदियों से नावों के माध्यम से सामान भेजा जाता था। अब तो क्या होता है, समुद्रों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश जाते हैं। तो हमेशा नदी और समुद्र का हमें ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टाइबर नदी के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित था, पहाड़ी पर। और ये एक रक्षा चौकी के रूप में उभरा, रक्षा चौकी। शुरू में ये एक रक्षा चौकी था, ध्यान रखिएगा। अब कहेंगे रक्षा चौकी क्या था? रक्षा चौकी समझते हैं, पहाड़ों पर सैनिक रक्षा चौकी बनाते हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। तो उस समय तो देश था नहीं, तो आप कहेंगे उस समय रोम तो देश था नहीं। तो रोम जब देश नहीं था तो किसके लिए ये रक्षा चौकी बनाए होंगे? ये रक्षा चौकी अपने छोटे से ही कबीले की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। रक्षा चौकी के पहाड़ों को उधर से कोई लुटेरा ना आ जाए, कोई बड़ा सा कोई और दूसरा हमला ना कर दे। तो रक्षा चौकी के रूप में एक पहाड़ के ऊपर रक्षा चौकी बनाया गया था। धीरे धीरे गांव के रूप में वहां बसने लगे। और उस समय 1000 ईसा पूर्व में इसका नाम रोम नहीं था। रोम 753 ईसा पूर्व में इसका नाम रोम पड़ा। तो ये पहाड़ी पर बसाए जाने लगे। टाइबर नदी के किनारे पहाड़ी पर एक छोटा सा गांव बसाया जाने लगा। और वही गांव जनसंख्या बढ़ते बढ़ते और 6 पहाड़ों पर हो गया। कितने पहाड़ों पर? और 6 पहाड़ों पर जब हो गया, और इसको फाइनली 753 ईसा पूर्व में रोम नाम रखा गया। और ये रेमुलस के नाम पर रखा गया है रोम। और रेमुलस कौन था उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आगे इसके थोड़ा सा भौगोलिक देख लेते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण कैसा था? भौगोलिक भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि ये पहाड़ पर बसे हुए थे। जब पहाड़ पर बसे हुए हैं तो भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि पहाड़ों पर आप बसे हुए हैं और नदी के किनारे ही हैं, पहाड़ों पे। और ये टाइबर नदी के से 15 मील दूरी पर थे, ध्यान रखिएगा, 15 मील की दूरी पर थे। तो नदी नज़दीके में था, आप पहाड़ों पर बसे हुए। तो भौगोलिक स्थिति क्या थी? आप मजबूत होंगे ना, कोई भी लुटेरा हमला करने से पहले पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ पर ऐसे चढ़ने में हालत ख़राब हो जाता है, फिर तो आप हथियार लेकर कैसे चढ़ पाएंगे। और इनको पहाड़ के बारे में बहुत बढ़िया नॉलेज थी। तो भौगोलिक स्थिति इनकी मजबूत बहुत बढ़िया थी, कोई भी हमला नहीं कर सकता। हमला कैसे कर लीजिएगा? और साथ में ही भौगोलिक स्थिति के कारण इनका व्यापारिक स्थिति भी मजबूत होने लगा। अब व्यापारिक स्थिति कैसे मजबूत हुआ? व्यापारिक स्थिति भी मजबूत होने लगा। अब ये व्यापार करने लगे दूसरे जगहों से। कैसे व्यापार करते थे? नाव को उतार देते थे किस में? नदी में। और नदी समुद्र से मिलता ही, आपको पता है मैक्सिमम नदियों को क्या होता है, मैक्सिमम नदियाँ समुद्र से मिलती हैं। और जो नहीं नदी मिलती है वो किसी और नदी के सहायक नदी है। कोई नदी जा रही है, ये नदी इसमें मिल जाएगी और मिलकर ये समुद्र में जाती है। तो चलिए वही बात करते हैं। यहाँ पर व्यापारिक स्थिति इनकी ठीक ठाक होने लगी। और जब व्यापारिक स्थिति ठीक होगा तो समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा धनी भी होने लगे। और धनी जब होने लगे तो हथियार सब रखने लगे। लेकिन ये शांति प्रिय लोग थे। अब शांति प्रिय लोग जो थे, ये जरूरी नहीं है शांति प्रिय ये लोग कहा जाता है कि ये शांति प्रिय लोग थे, क्योंकि इनको युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि खुद पहाड़ी पर रहते थे। कोई कह रहा है कि हम रिश्वत नहीं लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ
कि उसको वो बहुत ईमानदार है, और ऐसा भी तो हो सकता है उसको रिश्वत लेने का मौका ही नहीं मिला हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और बहुत सारे ईमानदार भी होते हैं कि हाँ वो रिश्वत नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उनको मौका ही नहीं मिला होता है। यहाँ पर भी ये खुद को शांति प्रिय लोग कहते थे, लेकिन इनको मौका ही नहीं मिला लड़ाई करने का। देखिए जब मौका मिलेगा तो देखिए कितने खतरनाक खतरनाक इसमें राजा होंगे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए वही आगे बढ़ते हैं इनकी राजनीति। अब राजनीति यहाँ पर बहुत उप राजनीति राजनीति एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पर पैसा होगा ना वहाँ पर राजनीति ऊपर आएगा ही आएगा। क्यों राजनीति ऊपर आएगा? पैसा होगा, आक्रमण होंगे, आक्रमण होंगे तो रक्षा चाहिए, हो जाओ रक्षा चाहिए किसी को, तो राजनीति ऊपर आएगा ही। यहाँ पर राजनीतिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व बढ़ने लगे। जब जिसके पास पैसा होता है और जब लोग धनी होने लगते हैं ना, वहाँ सांस्कृतिक महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया, राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया, व्यापारिक महत्व भी रहा। तो यहाँ पर रोम नाम इसका कैसे रखा गया? गांव मान लीजिए विकसित होने लगे कबीला के रूप में, और बहुत सारे और 6 पहाड़ों पर हो गए। तो 6 पहाड़ों पर हो गया, तो आपका सवाल ये होगा कि ठीक है 1000 ईसा पूर्व के बाद आगे ये लोग बढ़ने लगे, 1000 ईसा पूर्व के बाद 900 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व में आने लगे। तो हमने बताया कि 753 ईसा पूर्व में इसका नाम रोम पड़ा। तो रोम नाम कैसे पड़ा? जो रोमन साम्राज्य का रोम नाम कैसे पड़ा? और एक और बात ध्यान से समझिएगा, लैटिन भाषा जो समझते हैं ना, ये रोम में लैटिन जाति के लोग रहा करते थे। ध्यान रखिएगा, रोम में ये रोमन साम्राज्य की उत्पत्ति किससे हुई? ग्रामीण सभ्यता में कौन लोग रहा करते थे? ये लैटिन जाति के लोग रहा करते थे। जिस तरह वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति आर्यों से मानी जाती है कि वैदिक सभ्यता में आर्य थे, ठीक वैसे ही रोमन सभ्यता की जो उत्पत्ति है, रोमन आप साम्राज्य की उत्पत्ति कह सकते हैं, ये लैटिन जाति के लोगों द्वारा किया गया। क्योंकि लैटिन बाकी 7 पहाड़ियों पर, 6 पहाड़ी और एक और पहाड़ी, 7 पहाड़ियों पर कौन से लोग रहते थे? लैटिन जाति के लोग रहा करते थे। अब ये हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य का ये नाम कैसे रोम पड़ा। रोम नाम ऐसे पड़ा कि रोमन साम्राज्य के राजा थे, उसके 2 पुत्र थे, राजा के रोमुलस और रीमस, 2 पुत्र थे। अब ये मैक्सिमम पहले होता था कि राजा के लड़का ही राजा बनेंगे। तो जो राजा थे उसका एक भाई था, उसको भाई को लगा कि इसके अगर लड़के बड़े हो जाएंगे तो राजा यही बन जाएंगे, हमको राजा बनने का मौका नहीं मिलेगा। उसने दोनों लड़कों को फेंकवा दिया टाइबर नदी में, बगल में टाइबर नदी था, फेंकवा दिया, फेंको इन दोनों को, पता नहीं चला राजा को। आज जब उसके बाद राजा का भी काम खत्म कर दिया, और राजा कौन बन गया? उस राजा का जो भाई था वो राजा बन गया। ये दोनों को फेंकवा दिया गया नदी में। लेकिन कहानी ये मिलता है कि नदी में फेंकवाने के बाद कहानी मिलता है, ये कहानी है, ध्यान रखिएगा, ये सच है कि नहीं है ये बाकी आप यकीन कीजिएगा, कि इसको मादा भेड़िया ने, इन 2 लड़के थे रेमुलस और रीमस, इन दोनों को मादा भेड़िया ने बचाया, और बचाने के बाद बाहर निकाला नदी से। तब तक एक किसान ने देख लिया, और किसान अपने घर पर इन दोनों को लेकर गया, इन दोनों को मतलब भरण पोषण किया। और ये जो बड़े हुए तो इनको पता चला कि ये राजा के लड़के हैं, और इनके चाचा द्वारा इनको नदी में फेंकवा दिया गया। वापस गए, और वहाँ पर जाने के बाद क्या करेंगे? अपने चाचा को छोड़ देंगे? अरे नहीं छोड़ेंगे, उसको भी वैसे ही एकदम, मतलब जिस तरह से इन लोगों को नदी में फेंकवाया था मारकर, उसको भी क्या कर दिए? एकदम काम निपटा कर वहीं पर जहाँ पर इसको फेंकवाया गया था, चाचा को भी वहीं पर पार्सल कर दिए। और उसके बाद ये दोनों, अब देखिए रेमुलस और रीमस को राजा बनना था, मार कर दिए ये दोनों भी अपने में, और रीमस का काम खत्म हो गया, और रेमुलस के नाम पर इस रोम का नाम रखा गया। देख रहे हैं ना सत्ता के लिए क्या क्या हो रहा है। ये पहले भी राजनीति में अपने को मारा जाता था, सत्ता के लिए अपनों को मारा। देखिए ये राजनीति में कहा जाता है राजनीति बहुत खराब चीज़ होती है, लोग राजनीति में किसी किसी को नहीं पहचानते हैं। देख रहे हैं प्राचीन समय से ही राजनीति में लोग अपनों को मार देते हैं। ये चाचा अपने भतीजे को मार रहा है, भतीजा अपने चाचा को मार रहा है, मारने का तो प्रयास किया ना, मार दिया। जो बेटा होता है वो अपने पिता को मारता है, कोई किसी को मार देता है, तो बताइए वो दूसरे लोगों को छोड़ेंगे? राजनीति इतनी खराब चीज़ होती है। लेकिन राजनीति से ही देश चलता है, राजनीति से ही राज्य चलता है, तो वो भी ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर डेट लिख कर यहाँ पर समझते हैं रेमुलस और रीमस, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। रोम नगर का जो नाम पड़ा, रोम का नाम कैसे पड़ा? 753 ईसा पूर्व में तो ये नाम रखा गया। इससे पहले की बात है, 753 ईसा पूर्व के पहले की बात है। इसके पिता क्या थे ये तो बताइए किए थे, रेमुलस और रीमस, 2 भाई थे, रोमुलस और रीमस। रोमुलस और रीमस के जो पिताजी थे वो कबीला के राजा थे, यही
जो लैटिन कबीला था इसका राजा थे। अब कहिए कि ग्राम कभी कह रहे हैं कभी कबीला कह रहे हैं, अरे वही ग्राम ही था बस, अरे उसको कबीला माना जाता था। हम ग्राम कह रहे हैं, वो कबीला माना जाता था, और बाकी और 6 पहाड़ियों पर फैला हुआ था। तो उस समय रोम नाम नहीं था इसका। तो रोमुलस और रीमस के जो पिता थे वो राजा थे। अब राजा थे तो उसके इसके जो चाचा थे, यानी कि उसके पिता के जो भाई थे, उनको लगा कि ये जो राजा हटेगा उसका, इसके चाचा को लगा कि ये दोनों राजा बन जाएंगे, राजा के बाद ये बनेंगे। तो उसने क्या किया, पहले कहा इन दोनों को फेंकवाओ नदी में, उठाकर फेंकवा दिया नदी में। चाचा थे तो पावर था ही, नदी में इन दोनों का, वो कौन सा टाइबर नदी में फेंकवाया गया, बगल में था, तो दूसरा नदी काहे के लिए खोजने जाए, टाइबर नदी में फेंकवा दिया गया, और उसके पिता का काम खत्म, और इसकी इन दोनों के पिता का काम खत्म, और इसका चाचा बन गया राजा। तो भेड़िया ने बचाया इन दोनों को, नदी में जब तक बह कर जा रहे थे तो भेड़िया ने बचाया। और जब भेड़िया ने बचाया, और तो भेड़िया ने बचाकर बाहर जब निकाला तो किसान ने देख लिया, और किसान क्या किया, अपने घर लेकर गया, इन दोनों को भरण पोषण किया, और बड़ा हो गए तो आकर अपने चाचा का काम खत्म कर दिए। जब चाचा का यहाँ पर काम खत्म किए, तो अब मेन राजा बनने की लड़ाई इन दोनों में भी हो गया, अपने में मार झगड़ा कर लिए। अब लड़ाई कर लिए तो रेमुलस ने रीमस का काम खत्म कर दिया, और जब रीमस का काम खत्म कर दिया तो यहाँ पर राजा कौन बनेगा, रेमुलस। और रेमुलस ने कहा कि जब राजा बने हैं वही 753 में, जब ये राजा बने हैं तो कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा ना। भारत में जब राजा बनते थे तो अपना संवत चलवाते थे, उसी समय से जब कोई बड़ा अपना राजा बनता था तो यहाँ पर यज्ञ करवाए जाते थे, यहाँ पर संवत चलवाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर रोम में कोई राजा बनता था तो ये रोम में राजा बना तो क्या किया, एक नाम रखा, क्या, उस कबीला का जो 7 कबीले थे यानी 7 ग्राम थे, उसका नाम रखा रोम। वो छोटा सा जगह का नाम रखा रोम, और रोम ही पूरा विस्तृत होकर बड़ा सा रोमन साम्राज्य बन गया। तो इसके बाद हम लोग रोमुलस के बारे में पढ़ेंगे कि राजा कैसे रहा, इसके बाद आने वाले राजा कैसे हुए, क्या हुए, ये अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमें लगता है इतना बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।